आज मेरे साथ वो शख्स हैं जो आज के दौर में भी जब बात करते हैं तो बात करते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान को और नज़दीक लाने की, और ये बातें इनकी कहानियों में झलकती नज़र आएंगी। रिसेंटली साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें मिला है, और हैरानी की बात यह है कि पहली बार ये अवार्ड पंजाब से चल के जम्मू कश्मीर आया है, क्योंकि जो अवार्ड मिला है वो मिला है पंजाबी लैंग्वेज में। मेरे साथ हैं खालिद हुसैन, जिनकी कई सारी कहानियाँ अलग अलग लैंग्वेजेस में अक्रॉस द कंट्री भी पढ़ी जाती हैं और अक्रॉस बॉर्डर भी पढ़ी जाती हैं। तो इन्हीं से आज बात करेंगे, क्योंकि बहुत साल लग गए अब जाकर ये अवार्ड मिला है, लेकिन पंजाबी में चूंकि मिला है तो उसकी एक अपनी ही खासियत है। तो खालिद साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी उन लोगों की जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना। और काफ़ी कहते हैं बहुत देर कर दी आते आते, लेकिन चलो आ गया। तो उन लोगों का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मेरी कहानियों को इज़्ज़त दिया, इज़्ज़त और एहतराम दिया, मुझे दिया एहतराम। और मुझे ही नहीं दिया बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को दिया, जम्मू कश्मीर के पंजाबियों को दिया। और इसके अलावा मैं कहता हूँ दोनों पंजाबों को इस बात के लिए मैं वो भी मुझ पे फ़ख्र करें, मैं उन पे फ़ख्र करूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं उस ज़बान में लिखता हूँ, उनके लिए लिखता हूँ, तो वहीं जाना पहचाना जाता हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। खालिद साहब, खुशी ज़्यादा इस बात की है कि साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, या ज़्यादा इस बात की कि पंजाबी में मिला, और जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक राइटर को जम्मू कश्मीर के में ही रहकर ये सारी कहानियाँ अक्रॉस द वर्ल्ड भी पढ़ी जाती हैं, पंजाब में पढ़ी जाती हैं और दोनों तरफ के पंजाब में पढ़ी जाती हैं, तो ज़्यादा खुशी इस बात की कि पंजाबी में मिला? खुशी तो यकीनन इस बात की है कि पंजाबी में तो अवार्ड तकरीबन 70 साल से ये अवार्ड चल रहे हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि पहली बार जम्मू कश्मीर के किसी पंजाबी अदीब को ये इनाम मिला, तो ये खुशी की बात है। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि चूँकि मेरी कहानियाँ सरहद के पार भी छपती हैं, यहाँ भी छपती हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों में भी छपती हैं, और काफ़ी काम मुझ पे हुआ है। तकरीबन 10-11 के करीब एमफिल हुए हैं, 2 पीएचडी हो चुकी हैं। तो पढ़ा जाता हूँ कोर्सेज़ में, जो सिलेबस है एमए का, पीएचडी या ये जो हैं बीए का, इनके सिलेबस में मुझे पढ़ाया जाता है। तो ज़ाहिर है कि शायद उन कहानियों में वो मैंने उनकी बात की होगी, अपनी ज़मीन की बात की हो, अपनी मिट्टी की बात की होगी, जो उनको अच्छी लगी होगी, तभी तो उन्होंने अपने सिलेबस में इन कहानियों को लगाया, या तभी वो मुझे पढ़ते हैं। मेरा जो हलका है, यानी पढ़ने वालों का, पाठक मेरे जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो इस बात की खुशी है कि मुझे ये मिला, और इससे ये होगा कि मेरे जो पढ़ने वाले हैं वो भी यकीनन खुश होंगे, भाई खालिद हुसैन को ये इनाम मिला है। और पंजाब और दिल्ली से हट के, क्योंकि अवार्ड कभी उधर से बाहर नहीं निकला, ये पहली बार है कि जम्मू कश्मीर में ये अवार्ड पंजाबी में आया है, तो उसके लिए उनका मैं मशकूर हूँ। और वैसे भी पंजाबी की में बहुत कंपटीशन होता है। पंजाबी बहुत वास्ट लैंग्वेज है, काफ़ी रिच लिटरेचर है, और पंजाब में लिखने वालों की तो कमी नहीं। हर साल तकरीबन 1000 किताब छपती है, तो उनमें से एक किताब इंतखाब करना, मुंतखब होना और मेरी किताब करना, ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। बाकी राइटर कभी इनाम के लिए नहीं लिखता, वो तो अपने हालात को देख कर लिखता है, जो अपने आसपास जो हो रहा है, अपनी ज़मीन के साथ जो हो रहा है, तो उस पर लिखता है वो। ये तो और बात है कि अगर उसको जब रिकग्नाइज़ किया जाता है तो फिर इनाम कराम भी मिलते हैं। वो फिर यह है कि उसके जो क्रिएटिव प्रोसेस है उसको और ज़्यादा वो क्या निखारता है। लेकिन खालिद साहब, आप फॉर्मर ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, पहले अलग अलग प्राइम पोस्टिंग में काम भी किए हैं, डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं, और बहुत सारे लोग आपको आज जो है डीसी खालिद हुसैन के नाम से जानते हैं। तो राइटिंग में आने के बाद जब आपकी राइटिंग पढ़ी जाती है तो उसमें ऐसा लगता है कि बहुत ही ग्राउंड से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति लिख रहा है, क्योंकि उसमें गुर्बत हो उसको लेकर आपने लिखा है, पार्टीशन की कहानियाँ लिखी हैं, उसके अलावा सोसाइटी के उन के बारे में लिखा है, जो आखिर जो व्यक्ति जो है बिल्कुल ग्राउंड से जुड़ा है वही देख पाता है, वही उस बारे में लिख पाता है। तो जहाँ पर एक तरफ आपकी इमेज ये भी है कि आप फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, वहीं आपकी लेखनी में देखने को मिलता है कि बड़ा हम्बल राइटर है। ये दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ एक ही शख्स में है, या एक ही शख्स में बहुत सारे मल्टीट्यूड्स हैं? नहीं, ये ऐसा है कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी मजबूरियां होती हैं। आपको जो ऊपर से हुक्म होता है वो आपने उसको मानना पड़ता है, उसी के मुताबिक जो आपको गाइडलाइन आती है उसके मुताबिक चलना पड़ता है। तो
कभी कभी उसमें इंसान कोई सख्ती भी करता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सख्ती इसलिए कर रहा है कि उसके अंदर कोई वो भावनाएं हैं किसी पर्टिकुलर पर शख्स के लिए या किसी तबके के लिए या किसी रिलीजन के लिए, वो नहीं होता है। जो भी ब्यूरोक्रेट है वो अपनी ड्यूटी अंजाम देता है, लेकिन उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट को ज़मीन से वो भी जुड़ा होना चाहिए। कुर्सी जो है ना, उसकी कुर्सी पे नज़र नहीं होनी चाहिए। यानी जो जिन्होंने पंजाबी कहते हैं सरिया नहीं, उसकी गर्दन जो होना चाहिए था, समझे नहीं, उनकी गर्दन झुकी रहनी चाहिए थी। उसका वजह यह है कि वो भी लोगों का जो, क्योंकि लोग वही साइल आता है, वही दरख्वास्त देने वाला आता है जिसकी कोई तकलीफ़ होती है। तो अगर आप उनकी तकलीफ़ों का अजाला करेंगे, दूर करेंगे, तो वो आपके बहुत बड़े क्या हैं, पब्लिसिटी वो करने वाले हैं आप लोग, ठीक है। ये वो जहाँ जाएंगे, अगर आपने अच्छा किया तो हर जगह कहेंगे वो आपसे बड़ा अच्छा था। लेकिन अगर आपने उनके साथ सख्ती से काम लिया, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, अच्छी तरीके से बोले नहीं, उनका काम नहीं किया, तो वो हर जगह आपको क्या, आपका नेगेटिव पहलू वो देंगे। तो मैंने कोशिश की है एज ए ब्यूरोक्रेट, मैंने कभी भी किसी को भी कलम की मार नहीं दी, कभी किसी के साथ मैंने ऊंचा नहीं बोला। हाँ, जिनके दिमाग ख़राब थे उनके मैंने दिमाग सीधे किए ज़रूर, लेकिन बाकी आम लोगों की मैंने मुझसे जितना भी हो पाया मैंने खिदमत की, बड़े बड़े उहदों पे रहा। लेकिन कभी आज तक ये कंप्लेंट नहीं आई कि खालिद हुसैन ने हमारे साथ कोई गलत किया है। तो वो जो मैं वहाँ देखता था, वहाँ जो हालात, जैसे मैं पुंछ में था तो वहाँ जब ये फायरिंग वगैरह दोनों तरफ से होती थी, तो जो हमारी तरफ से लोग, हम तो उन्हीं को देख सकते हैं, तो वो एहसास जो जागता था, वो जो एक राइटर जो हर इंसान के अंदर होता है, वो जो देखता था, उन चीज़ों को मैं क्या अपने जहन में रखता था। फिर जब मुझे मौका मिलता था तो उनको मैं लिखता था, क्योंकि जब मैं लिखता था तो मेरे जहन में सिर्फ इंसान होता था, मेरे जहन में हिंदू नहीं होता था, मुसलमान नहीं होता था, कोई सिख या ईसाई नहीं होता था, या वो कोई पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी नहीं होता था। मेरे जहन में सिर्फ इंसान होता था, वो चाहे हमारा इंसान हो या उनका इंसान हो, या जिसको तकलीफ़ पहुंची है। हमारे गोले से वो मरा है, वो भी इंसान मरा है, उनके गोले से हमारा कोई मरा है तो वो भी इंसान मरा है। तो मैंने यही कोशिश की है कि अपनी कहानियों के ज़रिए लोगों में ये एहसास जगाऊं कि आप लोग जो है भाईचारे से रहें, अमन अमान से रहें, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये दो मुल्क नहीं हैं। जो ये सरहदें जो है ना, ये वक्ती होती हैं, इनका कोई वजूद नहीं होता। भारत एक मुल्क है, एक मुल्क था, एक मुल्क रहेगा, और इसकी शाखें जो है ना, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो तिब्बत है, चाहे वो हमारा पाकिस्तान है, या हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये सब भारत की शाखें हैं। अब जब एक घर जो होता है ना, एक घर में माँ बाप जब तक ज़िंदा होता है तो वो कंट्रोल करता है सबको। फिर जब बच्चे जवान हो जाते हैं, वो अलग अलग अपना घर बनाते हैं। तो ये इन बच्चों ने अलग अलग घर बनाए हैं। इसको हमें उस एंगल से नहीं सोचना चाहिए कि हिंदू और या मुसलमान है और वो उसका सर काटे, क्योंकि 47 में हमने थोड़े सर नहीं काटे हैं, 10 लाख आदमी हमने मारे हैं, 2-2.5 करोड़ लोगों को हमने इधर से उधर भेजा है। क्या अभी तक हमको तसल्ली नहीं हुई? क्या ये मार काट ही हमारे मुकद्दर में लिखी है? क्या हम अच्छा नहीं सोच सकते? क्या हम अच्छी बात नहीं कर सकते? क्या हम लोगों को जोड़ नहीं सकते? क्या हम मज़हब जो है ना, मज़हब को सियासत के साथ जोड़ा जाता है तो फिर यही तबाही मचती है। जो आज भी जो जिस सोच पे आज भी काम हो रहा है, चाहे हमारी तरफ से हो या उसकी तरफ से, उनकी तरफ से हो, तो वो लोग जो है वो ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं। जबकि राइटर का ये काम है कि उनको सही रास्ता दिखाए और ये सोचे कि भाई हम इंसान हैं, दुनिया में कहीं भी रहने वाला जो है वो इंसान है, उसके दुख दर्द पे लिखो, उसकी कोई अच्छाइयाँ हैं उन पे लिखो। अब देखिए हमारा सूफ़ी कलाम है, 12वीं सदी में हमारे बाबा फरीद हुए हैं, उसके बाद लगातार निरंतर चलता रहा है हमारे सूफियों का सिलसिला। आज भी इतने घुटन वाले माहौल में, इतने फ़िरका प्रस्त माहौल में, नफ़रत के माहौल में, क्यों आज भी आप लोग बुल्ले शाह को सुनते हो? आज भी क्यों आप शाह हुसैन को सुनते हो? आज भी आप कबीर को क्यों सुनते हो? आर्ट ट्रांसेंड्स आर्टिस्ट। आज भी आप मीरा को क्यों सुनते हो? आज भी आप उसको रहीमन क्यों रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ियो चटकाए क्यों कहते हो आप? हैं जी,
हैं जी, तोड़े तो जोड़े तो गांठ पड़ जाए, हैं जी। तो मतलब ये जो आज भी हम कहते हैं कि भाई किसी को मत, तो ये दिल मत तोड़ो किसी का। हमारा एक शायर जो है वो बुल्ले शाह कहता है कि मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ टहंदा ही, एक बंदे दा दिल ना तोड़ी, रब दिलों में रहिंदा ही। हमारा जम्मू कश्मीर का शायर है जिसका नाम है मियाँ मोहम्मद बख्श, वो कहता है दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, दीगर ते दिन होया मोहम्मद ओढ़ नू डूब जाना। दीगर कहते हैं शाम को, दिन जब ढल जाता है तो फिर अंधेरा छा जाता है। तो ये जो दुश्मनी करनी है ये किसके लिए करनी है? बशीर बद्र कहता है दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो हमें प्यार मोहब्बत की, मेरी कहानियों में यही चीज़ें मिलेंगी। खालिद साहब, आज के टाइम में अगर देखा जाए तो भाषा को भी जो है वो भी मज़हब के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि भाषा का कोई मज़हब नहीं होता है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में जब एजिटेशन हुई कि पंजाबी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में नहीं है, तो उस समय भी आप फ्रंट लाइन पर सामने आए तो आपने यही कहा कि भाई भाषा को मज़हब के साथ जोड़कर नहीं देखा जाए, भाषा की अपनी एक जो है एक पहचान होती है, एक सिग्निफिकेंस होती है। आपको एक मिसाल दूँ, उर्दू के लिए कहते हैं ये मुसलमानों की ज़बान है। उर्दू ज़बान की जो उम्र है वो 200-250 साल से ज़्यादा नहीं है, जो प्रचलित है जिसमें हम लिखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको क्यों जोड़ा गया है मुसलमानों के साथ? पंजाबी को क्यों जोड़ा जा रहा है सिखों के साथ? क्योंकि सिखों का धार्मिक लिटरेचर उस भाषा में लिखा गया है। उर्दू का आपको मैक्सिमम जो इस्लामिक लिटरेचर है वो आपको उर्दू भाषा में मिलेगा। लेकिन उर्दू कहाँ पैदा हुई? उर्दू पंजाब में पैदा हुई। उर्दू की माँ जो है पंजाबी है, पंजाब में। तो पंजाब में कौन लोग रहते थे? हिंदू रहते थे। पंजाब यानी कन्वर्शन जो पंजाब में हुई है वो ये 10वीं-11वीं सदी के बाद हुई है। कश्मीर में जो कन्वर्शन 14वीं सदी में हुई है, तो 14वीं सदी से पहले सभी हिंदू थे, तो वो भी तो ज़बान बोलते थे, कश्मीरी तो बोलते। अब कश्मीरी को क्यों नहीं कहते ये सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है? उर्दू में 60% लफ्ज़ जो हैं वो पंजाबी के हैं। फिर ब्रिज भाषा के लफ्ज़ हैं, ब्रिज तो सिर्फ सारे हिंदू बोलने वाले हैं। और उसके बाद आप चले जाएं आगे, जितना भी ये जो खड़ी बोली है जी, ये जो भोजपुरी है, इनके अल्फाज इसमें हैं। तो ये सारे लफ्ज़ जो जिसको उर्दू ज़बान बनाती है, इसमें पर्शियन के, अरबी के, हिंदी के, ब्रिज भाषा के, पंजाबी के, इन सब शब्दों से मिलकर ये ज़बान, उर्दू ज़बान का एक भी लफ्ज़ अपना नहीं है। सब ज़बानों को जोड़ के एक भाषा बनी है। क्यों बनी वो भाषा? हमलावर आए, वो ठहरते थे यहाँ 2-2 महीने पंजाब में, ख़रीदो फरोख्त करते थे, बाज़ारों में जाते थे, उनके साथ जिस ज़बान में बात करते थे, पहले इशारों में होता था, फिर एक दूसरे को समझने लगे, वो उनसे लफ्ज़ लेने लगे, ये उनको अपने लफ्ज़ देने लगे, होते होते एक ज़बान का जन्म हुआ। ये इसलिए ज़बान जो है ना, उसका मज़हब से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। आपने पंजाबी में लिखना क्यों शुरू किया? पंजाबी में लिखना क्यों? ज़बान है, मेरी भाषा है, मेरे माँ की गोद में मैंने सीखी है। और दूसरी बात यह है कि जिस मोहल्ले में मैं रहा वो सारा पंजाबियों का मोहल्ला था, और वो सारे के सारे लोग जो पंजाबी थे वो कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, आमतौर पर अनपढ़ लोग थे सारे। लेकिन ज़बान उनके पास इतनी खूबसूरत थी, उसमें कोई मिलावट नहीं थी, उसमें कोई मतलब उनकी जिसे कहते हैं ना प्योर लैंग्वेज, वो उनके पास थी। तो उन लोगों ने मुझे सिखाई, वो ज़बान सिखाई के मुझे वो बिठा के मेरी क्लास नहीं लेते थे, उनके साथ में उठता बैठता था। तो उन लोगों से मैंने ज़बान सीखी, मुहावरे सीखे, अखान जिन्होंने पंजाबी कहते हैं वो सीखे मैं, समझे नहीं। तो मेरी कहानी में आप पढ़ लो, आपको सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में बड़े सगीर में किसी भी राइटर की लिखत में अगर आपको मुहावरे मिलेंगे वो सिर्फ खालिद हुसैन की कहानी में मिलेंगे। तो इस पर भी लोग काम कर रहे हैं। मेरे अभी एक लड़की PhD कर रही है सिर्फ मेरे कहानियों में जो मुहावरे हैं, अखान हैं, उन पे काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ज़बान जो है, ज़बान का कोई धर्म नहीं होता, ज़बान का कोई, जो लोग ज़बान को, संस्कृत हमारी एक बहुत अमीर भाषा है, यानी सब भाषाओं की माँ है वो, ठीक है। उसमें से जो निकले आगे ज़बानें निकली, ठीक है, हिंदी निकली, ब्रिज भाषा निकली, जो भी गुजराती, पंजाबी, जो भी यहाँ सब उसी से निकली है। या तमिल हमारी बहुत पुरानी ज़बान है, तो तमिल हर आदमी बोलता है, द्राविड़ियन की ज़बान है, ठीक है ना। संस्कृत से भी पुरानी ज़बान है, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे कि वो लोग हैं, तमिल जो है वो सिर्फ वहाँ हिंदुओं की ज़बान है, वहाँ मुसलमान भी रहते हैं, वहाँ क्रिश्चियन बड़े कन्वर्ट हुए हैं तो वो भी रहते हैं, सबकी ज़बान है। ज़बानों को कभी मज़हब के साथ नहीं जोड़ना चाहिए।
राइटिंग की अगर आपकी बात करें तो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होते हैं, तो आपको लगता है कि जो ट्रैवल आप करते हैं उस वजह से वो डिस्क्रिप्शन जो है वो राइटिंग्स में आते हैं? एक राइटर जो एक ही बंद कमरे में बैठकर अपनी सोच को जो है वो पंख देकर लिखे उसमें, और जो चलते फिरते लोगों से मिलकर अलग अलग जगहें देखकर अलग अलग जगहों पर जाकर उसके बाद जो वो आकर लिखता है, दोनों राइटिंग्स में काफ़ी फ़र्क होता है। एक्सपीरियंस बनता है, तजुर्बा मिलता है आपको। जहाँ जहाँ आप घूमते हैं, जहाँ मिलते हैं, जहाँ आप कुछ देखते हैं, उससे आपका तजुर्बा बढ़ता है। आपको हर तरह के लोगों से मिलने का इत्तेफाक होता है, अच्छे लोगों से भी, बुरे लोगों से भी। यही वजह है कि अफ़सानों में वो कैरेक्टर भी होते हैं जो बुरे होते हैं, जो अच्छे होते हैं, वो सारे। हाँ जी। तो ये है कि मेरी कहानियों में जितने भी मेरे प्लाट हैं, सब मेरी आँखों देखे हैं या ख़ुद मैंने वो उनका हिस्सा रहा हूँ मैं। मैंने कभी भी वो सुनी सुनाई पे कभी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं लिखा। जो मैंने लिखा वो या तो मैं उनका हिस्सा रहा हूँ, या मेरे सामने हुआ है, या मैंने वो देखा है मेरे आसपास में जो है। यानी अपनी मिट्टी से जुड़ के, अपनी मिट्टी में जो भी कुछ, जैसा कि दलदली मिट्टी है तो दलदली लिखा, पथरीली मिट्टी है तो पथरीली कहानी निकलेगी उसमें से। अगर वो फुलकारी वाली धरती है तो उसमें फूल निकलेंगे। जो हम हैं वही मेरी कहानियों में है। मैं कोई ऊपर से नहीं लेके आया, यहीं से आप ही से लेता हूँ, आप ही को वापस करता हूँ, ताकि आप उसको पढ़ो, सुनो। और अगर आप समझते हो कि इसमें कुछ हमारे लिए है, हमारी कुछ निशानदेही की या हमारी कमज़ोरियों की तरह उसको दूर करना चाहिए, तो आपकी मर्ज़ी। और मैं तो ऐसा ही कहानियाँ लिखता हूँ, ऐसे ही लिखता रहूँगा। राइटर्स में अक्सर ये भी होता है कि वो खुद के सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं, तो अपना लिखा ही जब दोबारा पढ़ते हैं तो लगता है कि ये यहाँ सही नहीं है, ये वहाँ सही नहीं है। ऐसा कौन सा मोमेंट था आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि अब मैंने वो अकम्प्लिश किया है, जिसके बाद वो सेल्फ डाउट अब थोड़ा कम हो गया है? नहीं, वो कभी नहीं कम होता, वो कभी नहीं कम होता। ऐसा होता है कि देखिए, मैं जब लिखता हूँ, पहले तो मैं बहुत कम लिखता हूँ, ज़्यादा नहीं लिखता, मैं बहुत कम लिखता हूँ। लेकिन जब मैं लिखना शुरू करता हूँ तो एक तो मैं एक सिटिंग में नहीं लिख पाता, मुझे काफ़ी सिटिंग चाहिए। मुझे एक कहानी लिखने के लिए कम से कम 2-3 महीने चाहिए, ठीक है। और जब मैं लिखता हूँ तो फिर मैं जितना लिखा उसको छोड़ दिया, या मैंने अगर कंप्लीट किया फिर छोड़ दिया, फिर कोई 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद फिर उसको पढ़ता हूँ, फिर उसको मैं चेंजेस करता हूँ, फिर महीने के बाद फिर दोबारा उसको देखता हूँ, फिर उसमें पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने उन दोस्तों को सुनाता हूँ जो मेरे बेहतरीन क्रिटिक हैं। जब वो लोग इसको ओके करते हैं फिर मैं भेजता हूँ उसको छपने के लिए, ठीक है। ये प्रोसेस है सारे लिखने के। मुझे कोई एक जो 10 साल का बच्चा भी मुझे सिखा सकता है। मैं नहीं कि मैं 50 साल से लिख रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा अदीब हूँ ना। मुझे कोई एक बच्चा सिखा सकता है, मुझे कोई बूढ़ा सिखा सकता है, मुझे कोई अनपढ़ औरत सिखा सकती है भी नहीं भाई ये बात नहीं बनी, आपने ये नहीं। और ऐसा बेशुमार कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी कहानी को जो यानी पावरफुल बनाने में, उसका अंत जो खूबसूरत बनाने में मेरे कई दोस्तों ने, कई बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया है। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक इंसान ज़िंदा है तब तक सीखना है। कंप्लीट कोई नहीं। आप कहते हो ना कोई मेरे कोई ये सेटिस्फेक्शन है कि मैंने फ़लान, ठीक है, कुछ कहानियाँ मेरी बहुत अच्छी हैं, उनके बड़े ट्रांसलेशन हुए, बड़ी बार छपती हैं, ठीक है, वो बात है। लेकिन जब इंसान सेटिस्फाई हो गया कि मैंने बहुत अच्छा लिख दिया है, वो मर गया। कोई सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट कभी किसी मोमेंट में मिली? हाँ, जब कोई कहानी, मुझे कहीं लंदन से फ़ोन आता है, कहीं जर्मनी से आता है, किसी और मुल्क से आता है, जी हमने आपकी फ़लाँ कहानी पढ़ी, अच्छी लगी या बुरी लगी, तो खुशी होती है कि यार मुझे पढ़ने वाले वहाँ भी हैं। जब कोई पाकिस्तान से फ़ोन आता है या कहीं से पंजाबी हलकों से, तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और अदीब की दौलत ही यही है। अदीब कम्युनिकेशन का भूखा होता है, वो पैसे का भूखा नहीं होता, ठीक है ना। तो जब उसको उसकी चीज़ को रिकग्नाइज़ किया जाए, उसकी तख्लीक को, उसके क्रिएशन को लोग वज़न दें, उस पर बात करें, तो उसके लिए सबसे अच्छा लम्हा वही है, सबसे अच्छी बात वही है। अभी जो आपने देखा, अभी मैं आपको दिखा रहा था कि इस अवार्ड पे जो यहाँ के लोग जिन्होंने कमेंट्स किए वो तो हैं, पाकिस्तान से इतने कमेंट्स आ रहे हैं मेरे, जो वहाँ मेरे जो पढ़ने वाले हैं उनके कमेंट्स जो हैं। ये देखने को मिल रहा है कि उधमपुर में आपका जन्म हुआ तो उधमपुर वाले आज खुश हैं, जम्मू कश्मीर में लोग खुश हैं, पंजाबी में आपने लिखा तो पंजाब के लोग खुश हैं, दोनों तरफ पंजाब में लोग खुश हैं, और इंडिया में लोग इस वजह से खुश हैं कि भाई आपके साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, पाकिस्तान में लोग खुश हैं।
हैं कि आपको जो कहानियाँ आपने लिखी हैं, क्योंकि जिक्र उसमें पाकिस्तान का भी है, तो लगता है कि जो मकसद था आपकी लेखनी का, वहाँ छपी हैं, जिसको अवार्ड मिला है इस किताब की कहानियाँ तकरीबन वहाँ भी छपी हैं सारी। और जब वहाँ छपी हैं उन्होंने पढ़ी हैं सब। मेरे मेरे जो रीडर्स हैं, रीडरशिप मेरी वहाँ भी बहुत ज़्यादा है, वो भी लोग मुझे पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं तो उनको ये खुशी होती है कि यार इस अदीब को हमने पढ़ा है, इसको आज अवार्ड मिला, तो वो भी मुबारकें दे रहे हैं। लगता है जो मकसद था ये लिखने का, राइटर एज अ राइटर आपका, कि लोगों को जोड़ा जाए, वो थोड़ा आज लग रहा है कि लोग सच में इन कहानियों से जुड़े हुए हैं। लोग हमेशा जुड़े रहते हैं, लोगों को कभी नहीं आप अलग कर सकते। जब मैं पहली बार गया था पाकिस्तान 2004 में, तो जब हमें वाघा बॉर्डर पे हमें जो पाकिस्तानी अदीब वगैरह लेने आए थे, हम उनको बिल्कुल नहीं जानते थे। ख़ास तौर पर मैं तो बिल्कुल नहीं जानता था, मैं तो पहली बार गया था। तो आप यकीन माने बेटा, सिर्फ 2 मिनट लगे। 2 मिनट के बाद हम भूल गए कि हम कौन हैं, क्योंकि ज़ुबान एक था, कल्चर एक था, खान पीन एक था, लिबास एक था, शक्लें एक जैसी थी, डीएनए एक था, तो कोई चीज़ अलग नहीं थी। लोगों में कोई मसला नहीं है, मसला सियासत में है। यानी अक्ल तो सियासत को सीखनी चाहिए, ठीक है। सियासत ने सारा बेड़ा गर्क किया है, सियासत ही अलग कर रही है हम लोगों को, बाकी और कुछ नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जो ये घर है ये आज भी यही है। जब इस पे पाकिस्तानी रहते होंगे जो यहाँ से माइग्रेट कर गए, तब भी यही घर था। हम मर जाएंगे, हमारे बाद जो रहेंगे तब भी यही घर रहेगा। ज़मीन कभी तकसीम ही नहीं होगी बेटा, ज़मीन कभी तकसीम ही नहीं होती। ज़मीन को तकसीम करने वाले मर जाते हैं, मेरा मेरा करने वाले मर जाते हैं। जो सबका कहें, जो तेरा मेरा कहें, वो ज़िंदा रहते हैं। अपनी कहानी 16 सालन, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसको लिखने का प्रोसेस कैसा रहा, और उसके बाद ये कहानी है बेटा, जब मैं पुंछ में डीसी था, तो वहाँ एक औरत थी जो कि बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के इलाके से, यानी पाकिस्तानी कश्मीर वाले इलाके से, जिसे हम कहते हैं ये हमारा हिस्सा है, जिसे इंडिया पार्लियामेंट में कहता है कि जम्मू कश्मीर पूरा हमारा है। जब वो हमारा है तो वहाँ से एक लड़की जो है वो किसी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ जाती है, तो उसको पकड़ लिया जाता है, उसको ये कहा जाता है कि तुम पाकिस्तानी हो। तो है वो वहीं की बिल्कुल, यानी जो पहाड़ हमारा है, चिलीकोट के पार वाला गांव उसका है, अब्बासपुर उसका है, वहाँ से वो क्रॉस करके यहाँ जाती है। जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, हवेली तहसील का हिस्सा है, वहाँ का गांव है। अब जहाँ आगे वो पाकिस्तानी बन के उसको उन्होंने जेल में डाल दिया, और जेल में जो भी उसके साथ होता है, उसका एक जो वार्डन है वही उसको रेप करता है वहाँ, जिसमें उसको बच्ची पैदा होती है। फिर वो सारी दास्तान जो है मैंने उस पे अदा। तो 16 सालन जो है ना, पंजाबी में सूल कहते हैं कांटों को, ठीक है ना, कंडे। तो वो सालन, जो सालन मीन्स जिसे डोगरी में न्योड़ा कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं सलूना कहते हैं, हैं जी। तो सालन का जो है ये शाह हुसैन के काफ़ी है। दुखां दी रोटी 16 सालन, आहें दा बालन बाल, माई ने मैं किन्नू आखा, दर्द विछोड़े दा हाल। ये अब इसमें देखो सिमलीज, देखो सिमली। और ये शायर जो अकबर के ज़माने का शायर है, ठीक है। ये किसका, ये तुलसी का और कबीर का ये हम असर है ये शायर जो है। तो ये कह रहा है कि दुखां दी रोटी 16 सालन, आहें दा बालन बाल, मैं दुखों की रोटी खा रहा हूँ, कांटों का सालन में खा रहा हूँ, और जो ये इनको पकाने के लिए आग जला रहा हूँ, अपने आंसू से आग जला रहा हूँ। माई ने मैं किन्नू आखा दर्द, ऐ माँ मैं किसको बताऊँ कि मेरे अंदर जो दिल की, जो मेरे अंदर दर्द है, ये मैं किसको बताऊँ। ये जो उसकी ये जो काफ़ी है तो ये यानी मालिक के हकीकी के साथ जुड़ी हुई है। हकीकी रंग है, ये मजाजी रंग नहीं है, क्योंकि जो भी सूफ़ी शायर थे उन्होंने मजाजी इश्क की बात नहीं की, उन्हें इश्क हकीकी की बात की है। तो कहने का मतलब है कि उन्हीं से मैं बहुत मुतासर हूँ। और मेरा यानी सूफ़ी हूँ, मेरा मुर्शिद जो है वो बुल्ले शाह है। तो बुल्ले शाह भी मज़हब की वो जो सख्तियाँ हैं, वो जो बुनियाद परस्ती है मज़हब की, फंडामेंटलिज्म जो है, उसके सख्त ख़िलाफ़ था। और मैं भी बुल्ले शाह के 4 कदम आगे हूँ उसके ख़िलाफ़। अगर इस टाइम की बात की जाए तो इस टाइम लिटरेचर में देखना है को ये भी मिल रहा है कि एक तरफ तो बहुत रिच लिटरेचर है, बहुत अच्छा भी लिखा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यंग राइटर्स जो हैं वो दे आर राइटिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, कि बस किताब छपवानी है तो कुछ लिख लेते हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी कि पढ़ना कितना ज़रूरी है अगर आपको लिखना भी है। नए लिखने वालों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए छापने के लिए।
उनको पहले मेहनत करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जब तक आप वर्ल्ड लिटरेचर नहीं पढ़ोगे, अपना मुल्क का लिटरेचर नहीं पढ़ोगे, और उससे क्या होगा, जूँ जूँ आप पढ़ते जाओगे आप पॉलिश होते जाओगे। आपको पता चलेगा कि शब्दों को कैसे जोड़ा जाता है, शब्द कैसे लिखे जाते हैं, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। ठीक है, आप मुपासां को पढ़िए। अगर आप ने शॉर्ट स्टोरी राइटर बनना है, मुपासां को पढ़िए, ओ हेनरी को पढ़िए, पुष्किन को पढ़िए, हैं जी, क्या कहते हैं, सोमरसेट मॉम को पढ़िए। आप इसको क्या खलील जिब्रान को पढ़िए, जिसमें अगर आपने फ़िलासफ़िकल आउटलुक लानी है, उन चीज़ों उनको पढ़िए। जितने भी बड़े बड़े जो अदीब हो गुजरे हैं, चाहे वो रशियन हैं, यूरोपियन अदीब हैं, उनको पढ़िए। अपने मुल्क के अदीब, उर्दू लिटरेचर पढ़िए, हिंदी का लिटरेचर पढ़िए, बंगाली लिटरेचर बहुत अमीर लिटरेचर है, उसको पढ़िए, ट्रांसलेशन में ही पढ़िए। वो पढ़ेंगे तो आप में खुद ब खुद एक आपके अंदर का अदीब जागेगा, वो एक पॉलिश होकर निकलेगा। यानी अगर आप लिखना चाहते हो तो आप समझो आप एक पत्थर हो, तो वो जो ये जो किताबें हैं, बड़े बड़े लोग ये तराशती हैं उसको फिर वो हीरा बनाती हैं। तो उसको हीरा बनने के लिए पढ़ना चाहिए ज़रूर। जब वो पढ़ेगा उससे खुद ब खुद पता चलेगा कि मैं कहाँ कमज़ोर हूँ, कहाँ मुझे ठीक है। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ लोग अब पढ़ना जो है वो बंद कर गए हैं, किताबों की वो अहमियत नहीं रही है। टेलीविज़न ने और इसने ये जो हमारा ये जो सोशल मीडिया है, तो ख़ास तौर पे ये जो गूगल ने, दूसरी चीज़, इन्होंने हमें पढ़ने से पीछे कर दिया है। तो लेकिन मेरी नज़र में किताब हमेशा ज़िंदा रहेगी। ये जो आपका ये जो है जो मीडिया जो है हमारा, ये क्या कहते हैं, ये जो इंटरनेट वगैरह है, ये आप देख लीजिए, अगर आप 2 साल उसको ना छेड़ें तो वो ख़त्म हो जाता है, रेज़ हो जाता है ना। लेकिन किताब कभी नहीं होती। किताब आप आज भी आपको 1000 साल पुरानी किताब मिल जाएगी। आज भी आपको ह्यून सांग के ट्रेवलॉग मिलते हैं, आज भी आपको रामायण मिलती है। रामायण भी तो वाल्मीकि ने लिखी थी ना। आज भी आपको जितना भी गीता और महाभारत के किस्से जो हैं, या उपनिषद है, या जितने भी वेदास हैं, ये सारे आपको आज को लिखती रूप में मिलते हैं। जब मैं हड़प्पा में गया तो मुझे वहाँ वो पूरे भोजपत्र मिले, जिसमें क्या कहते हैं इसका, हमारे एरियंस का लिखा हुआ, जो शुद्ध जो ये जो संस्कृत के भाषा में लिखे हुए वहाँ पढ़े हुए महफूज हैं। जब मैं तक्षशिला में गया तो मुझे तक्षशिला में वो जो पीतल की प्लेटों पे इसका यानी जो ये है बुद्धिज़्म के जो वो उनकी जो वो मिले मुझे। तो मीन यह है कि उनकी कीमत आज भी है। अगर आप वहाँ चले जाएं, लाहौर में चले जाएं, तो वहाँ लाहौर की जो शाही मस्जिद है, वहाँ वो एक म्यूज़ियम है जो आपको उनकी किताबें, कुरान है, दूसरे जो आपको ओल्डेस्ट जो है ना, वो आपको वहाँ मिलेंगे। दैट मीन्स कि उसकी कीमत है, उसकी जो वक़्त है, उसके जो अहमियत है, वो आज भी किताब की ज़िंदा है। वो किस लिए किताब को अहमियत दो, मोहब्बत करो किताब से, किताब को पढ़ो और फिर किताब को लिखो। आखिर में खालिद साहब, इस समय जो डोमिनेंस देखने को मिल रही है लिटरेचर में, वो अक्सर इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर की है। इसमें क्या सिग्निफिकेंस आप समझते हैं इस वर्नाकुलर की, कि आप पंजाबी में लिखें, डोगरी में लिखें, उर्दू में लिखें, अलग अलग भाषाओं में लिखें? क्या इसके लिटरेचर की भी आज भी उतनी ही अहमियत उन राइटर्स के बीच में और रीडर्स के बीच में है जितनी सिग्निफिकेंस अब इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर की मानी जा रही है? मैं उसकी एक बात बताऊंगा कि इस वक्त जो पंजाबी लिटरेचर बहुत रिच है, उसकी एक मेन वजह यह है, मेन कारण ये है कि जितना भी इंग्लिश में लिखा जा रहा है, जो भी इंग्लिश में अच्छी किताब आती है, आपको 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर वो ट्रांसलेट होकर आपको पंजाबी में मिल जाती है। ठीक है, हमारे पब्लिशर जो हैं वो इस ताक में रहते हैं कि अच्छी किताब आए, वो एकदम उसे, मसलन मैं आपको बताऊं, हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे राइटर भी हैं और वो IPS अफसर हैं, दानिश राना की इंग्लिश किताब थी रेड मेज़, नावल था उनका। वो नावल इतना अच्छा था कि उसको हमने पंजाबी में किया, और पंजाबी की अभी तक उसकी 1000 कापियाँ बिक गई हैं। अब सेकंड एडिशन उसका आ रहा है। तो जो अच्छी चीज़ है हम एकदम पंजाबी में ले आते हैं। ठीक है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो किसी भी दुनिया की ज़बान का हो, हम उसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। उसका ये होता है कि हमारा लिटरेचर अमीर हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि दुनिया में क्या लिखा जा रहा है। अच्छी पोइट्री जो बाहर की है, हमने हिकमत यार को जब पढ़ा तो मैंने उर्दू से पढ़ा उसको, वो तो
तुर्की का शायर था, लेकिन मैंने तो उर्दू में पढ़ा, दैट मीन वो ट्रांसलेशन हो चुका था। ये जो मेरा दागिस्तान है, मैंने वो सारा उर्दू में पढ़ा। मैंने तो उसकी ज़बान में नहीं पढ़ा, रशियन में नहीं पढ़ा मैंने तो उसमें पढ़ा। अच्छा जो लिटरेचर है वो ट्रांसलेट होता रहता है, और वो उस ज़बान को, अब मंटो है हमारे यहाँ उर्दू का, हर नई चीज़ लिखी जा रही है। जो हम यहाँ लिखते हैं गुरमुखी में, वो वहाँ ट्रांसलेट हो जाता है। जो वहाँ लिखते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो यहाँ ट्रांसलेट हो जाती हैं। तो ये है कि किताब जितना भी लिखा जाए, बाहर जो भी लिख रहा है, हम वाकिफ़ हैं, दुनिया के लिटरेचर से हम लोग वाकिफ़ हैं। मकसद बात यह है कि जो हमारे लिखने वाले हैं ना इस वक्त, इनके अंदर मैं यही इनको नए लिखने वालों को ये नसीहत करूँगा कि भाई अपने अंदर के हिंदू को मार दो, अंदर के मुसलमान को मार दो। किसी भी आइडियोलॉजी को, किसी भी जिसको आप मानते हो, वो रखो घर के अंदर, ताकड़े में रखो। वहाँ जो घर में बन जाओ, आप मुसलमान बन जाओ, चाहे लोग 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हो, तुम 13 वक्त की पढ़ो, उससे मुझे या किसी को लेना। जब आप बाहर आओ तो आप एक बिल्कुल इंसान बन के आओ। आपकी लिखत में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ इस वक्त उल्टा हो रहा है। इस वक्त राइटर भी जो है ना, वो इस खानों में बिट रहा है, कोई मजहबी खानों में, कोई आइडियोलॉजी के खानों में, कोई सियासत के खानों में। राइटर का ये काम नहीं। राइटर के लिए कोई सरहद नहीं होती, आर्टिस्ट के लिए कोई सरहद नहीं है। गाने वाला, हम आज भी मेहदी हसन को गाते हैं, मर गया है बेचारा, रेशमा को गाते हैं। क्यों गाते हैं हम लोग? नुसरत फ़तेह अली ख़ान को क्यों गाते हैं हम लोग? उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान को क्यों गाते हैं? जैसे मुग़ल आज़म में वो जो क्लासिकल गाया, हम क्यों उनको सुनते हैं? क्योंकि उनका गाया हुआ हमारी रूह की खुराक है, हमें अच्छा लगता है। हमारे जो मीराबाई को लोग क्यों सुनते हैं? हमारी लता मंगेशकर वहाँ क्यों मशहूर है? तो ये तो हिंदुस्तान है, फिर तो हमको बिल्कुल नहीं उनका होना चाहिए। ये सब सियासतदानों की ये जो है, ये उनकी क्या कहते हैं, घटिया उनकी हरकतें हैं ये, तो उनको उनसे बात आना चाहिए। अब कभी आज नई बातें सुनते हैं, मुसलमानों को मार दो, हिंदुओं को जी 20-20 बच्चे पैदा करो। ओ क्या बदबख्त हो, किस दुनिया में रह रहे हो? यहाँ एक बच्चा पालना मुश्किल हो जाता है, एक बीवी पालनी मुश्किल हो जाती है, तुम 20-20 बच्चों की बात। ये जो है ना, ये गंदे जहन की बातें हैं, इनसे हमको बचना चाहिए। हमको एक बच्चा या 2 बच्चे या 3 बच्चे, ये आपका मसला है, ये किसी धर्म का मसला नहीं है। आप कितने को पाल सकते हो, कितने को अच्छी शिक्षा दे सकते हो, ये सोचो। आप कितने को अच्छा खाना दे सकते हो, कितने को छत दे सकते हो, ये आपका मसला है। ठीक है, इसकी तरफ ध्यान दो, अपनी इकॉनमी की तरफ ध्यान दो, तरक्की की तरफ ध्यान दो। ये कौन से मसले ले बैठे आप? और ये हिंदू मुस्लिम वो वगैरह, ये सियासत ने बेड़ा गर्क किया है, और ये सियासत ने हमको 47 में मारा। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि देखिए, हमने सियासत 47 हमने भोगा है, हमने देखा है। मैं ये दुआ मांगता हूँ, मैं उन सब की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ जिन हिंदुओं ने या मुसलमानों ने एक दूसरे का खून बहाया। मैं उन सब की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, आज के नौजवानों से, आज के नए लिखने वालों से, कि वो हमें माफ़ कर दें और ख़ुद अच्छा लिखें। क्योंकि हमने तो बहुत कुछ देख लिया, आप लोग मत देखो। खुदा ऐसा दिन, ईश्वर ऐसा वक्त ना लाए कि आप लोगों को भी उसी दौर से गुजरना पड़े जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं। इसलिए अच्छा सोचो, इस मुल्क को एक फुलवारी समझो, फूलों की बाग समझो, फूलों का। इसमें रंग बिरंगे फूलों से आनंद लो। इसको एक रंग ना बनाओ। इसको एक रंग बनाओगे तो वो रंग भी ख़त्म हो जाएगा, उजड़ जाएगा बाग। ठीक है, इसलिए बाग को खूबसूरत बनाओ। तो भूल जाओ, मोहब्बतें बांटो। मोहब्बतें बांटोगे एक अच्छे अदीब बनोगे। मोहब्बतें नहीं बांटोगे तो आपको अदीब कोई नहीं कहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ खालिद हुसैन। उधमपुर में इनका जन्म हुआ, जम्मू में पले बड़े, जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में विदेश में इनकी कहानियाँ लिखी पढ़ी जाती हैं। आज इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, वो भी पंजाबी में, जो कि जम्मू कश्मीर में फर्स्ट साहित्य अकादमी अवार्ड है। उनका एक ही मैसेज है सभी अपकमिंग राइटर्स के लिए, सभी यंग राइटर्स के लिए, सभी लिखने वालों से, कि अपनी लेखनी में मोहब्बत बांटने का काम करें।